जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आनंद एस के और आप देख रहे हैं एस के इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके साथ बात करने वाले हैं शिक्षा के नवीन प्रयास यानी कि न्यू एफोर्सेस इन एलिमेंट्री एजुकेशन। दोस्तों, सीटेट में जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम होता है उसमें जो प्रश्न आते हैं वो इन्हीं लेसनों में से आते हैं। तो लेसन बाय लेसन हम आपको क्वेश्चन और थ्योरी दोनों करवाते जा रहे हैं। ठीक, तो डेली आने वाली हर एक वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि लेसन बाय लेसन जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं टेट सीटेट और अन्य टीचिंग एग्जाम में, हम सभी क्वेश्चन आपके साथ करवाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए आज की वीडियो को देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि विधि के विषय के रूप में शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आती है। तो देखिए, जो सूची होती है वो ऑप्शन अच्छा देख लीजिए, संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या फिर जो है अवशेषी सूची। तो जो शिक्षा होती है दोस्तों, उसमें राज्य और केंद्र दोनों का हस्तक्षेप होता है। ठीक, दोनों अपने हिसाब से थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं, इसलिए जो शिक्षा है उसको समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है कि राज्य अपने ही तरीके से इन चीज़ों को चला सके शिक्षा के अंतर्गत, न ही केंद्र। दोनों को मिला करके शिक्षा व्यवस्था चलानी होगी। ठीक, तो ऑप्शन आपका सी इसमें करेक्ट होगा। अगला इसके जो अच्छा व्याख्या जो है, व्याख्याएं ये हर वीडियो में हम बताते हैं कि व्याख्याएं लिखी हैं। व्याख्याएं आप वीडियो रोक रोक कर पढ़ते चलिएगा, क्योंकि अगर हम व्याख्या करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसलिए 10 से 15 मिनट के बीच वीडियो को ख़त्म भी करना होता है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी करवाने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई। तो देखिए, शिक्षा का अधिनियम 2002 मतलब 46वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जो है मूल अधिकार इसको बना दिया गया है। इसमें भाग 3 में नया अनुच्छेद 21A बनाया गया है, जिसके अनुसार राज्य जो है यानी कोई भी राज्य होगा वो 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे होंगे, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगी। किसी भी प्रकार का पैसा नहीं मांगा जा सकता है। एज गैप के लिए नहीं रोका जा सकता है। 6 से 14 के बीच में बच्चा अगर है तो वह किसी भी प्राइमरी स्कूल में जाकर के एडमिशन ले सकता है। ऐसा उसका हर बच्चे का अधिकार है भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ग के आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल है। तो अभी हमने बताया था अनुच्छेद 21A, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में कब जोड़ा गया। तो मूल अधिकार में अब वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है 21A में। अच्छा, इसमें पूछा है कि किस रूप में जोड़ा गया है। अगर कब जोड़ा गया है तो 2002 में जोड़ा गया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2002 संशोधन कौन सा था, तो 46 नंबर का संशोधन था। ये 86 जो आप पढ़ते हैं ना, ये 86वें नंबर का संशोधन था संविधान में। और कब आया था, 2002 में। कौन सा था, तो 21A था। ठीक, कितने वर्ष से कितने वर्ष के बच्चे के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान इसमें है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर कह रहा है कि संविधान, ये रहा क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार का चर्चा करता है। लीजिए फिर वही रिपीट क्वेश्चन, तो 21A। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है बार बार, तो 21A रटिएगा। 6 से 14 वर्ष तक कब आया, 2002 में। इससे बाहर कुछ नहीं जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश किन आधारों पर किए जाने वाले पक्षपात और संवैधानिक रूप से निषेध किया गया है। क्या धर्म, लिंग, जन्म, राष्ट्रीयता किसके जो है अनुसार किया गया है। तो ऑप्शन इसका कौन सा भी आपका सही होगा, क्यों, क्योंकि ये वाला जो आपका बी का फर्स्ट, बी का पहले धर्म के आधार पर नहीं हटाया जा सकता, लिंग के आधार पर नहीं हटाया जा सकता और आपका जन्म के आधार पर नहीं हटाया जा सकता है। यानी कि जो बच्चे की अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान दिया गया है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान दिया गया है, उसमें आपका धर्म दिया गया है, लिंग दिया गया है, जन्म दिया गया, लेकिन राष्ट्रीयता का उसमें कहीं पर वर्णन नहीं किया गया है। इसलिए जो भारत में किसी भी राज्य में रहने वाला बच्चा है उसको धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर या जन्म के आधार पर उसको शिक्षा से रोका नहीं जा सकता है। इन तीनों का जो है, इन तीनों का वर्णन है मिलता है, लेकिन इसका कोई वर्णन नहीं मिलता है, इसलिए राष्ट्रीयता यहाँ से हट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि इनमें से
कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि धर्म और भाषा के आधार पर आधारित जो अल्पसंख्यक अपने अनुसार शिक्षण संस्थानों को स्थापित कर सकते हैं? तो ये होता है 30 के फर्स्ट के अंतर्गत जो भारत में रहने वाले ये अल्पसंख्यक हैं या मौलिक अधिकार के तहत अपनी संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार का उल्लेख किया गया है। इसके अंतर्गत इसमें धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक अपने अनुसार शिक्षण व्यवस्था को स्थापित करा सकते हैं और चला सकते हैं, ऐसा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ करने का प्रमुख कारण क्या है? क्या समाज का विस्तार करना, या फिर रोजगार वृद्धि करना, या फिर नामांकन संख्या बढ़ाना, या फिर अध्यापकों का विकास करना? तो इसमें देखिए, जो आपका समाज विस्तार इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि रोज मिड डे मील है, स्कूल में चलता है। रोजगार से वृद्धि, बच्चे हैं कोई वयस्क नहीं जो व्यवसाय करेंगे। अब जो अध्यापक होंगे उनका कोई विकास हो नहीं सकता, इसलिए नामांकन संख्या को बढ़ावा देना, यानी कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या हों, स्कूल में आएँ। जो स्कूल नहीं आ रहे थे, छोड़ दे रहे थे, ये स्कूल आएँ। यानी कि प्राथमिक विद्यालय में 15 अगस्त 1995 को ये मिड डे मील की शुरुआत की गई। पूछता है मिड डे मील की शुरुआत ये कब हुई? तो 15 अगस्त 1995 में इसकी शुरुआत की गई। और इसका उद्देश्य जो रहा, छात्रों के पोषण स्तर को बढ़ावा देना या वृद्धि करना, सार्वजनिकरण को बढ़ावा देने हेतु नामांकन, या जो बच्चे छोड़ के स्कूल भाग रहे थे उसको रोकना, ठीक, जो सामाजिक समानता को बढ़ावा देना, सूखाग्रस्त जहाँ पर सूखाग्रस्त होता है बुंदेलखंड साइड में, ये मतलब जहाँ पर सूखाग्रस्त होता है, जहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है, वहाँ पर पोषण तथा सहायता देना इसका उद्देश्य था। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा कि राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? तो कब की गई? क्या 16 अगस्त 1996, 5 जून 1990, 22 जुलाई 2002, या फिर आपका 26 सितंबर 1994? तो इसका सही जवाब है जो राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना हुई थी 5 जून 1990 में, 5 जून 1990 को हुई। ठीक, इसमें जो बाल श्रम वाले बच्चे हैं, मतलब बाल श्रम नहीं करवाया जा सकता, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे होंगे उनसे बाल श्रम नहीं करवाया जा सकता है, इसलिए इसका जो स्थापना की गई 5 जून 1990 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो जो बाल विवाह होता था उसको साल 2006 में पारित कर दिया गया था। यह जो बाल विवाह निषेध अधिनियम था ये सबसे पहले 1929 में पारित किया गया था। इसके अंतर्गत हरबिलास शारदा के नाम पर शारदा एक्ट कहा जाता है, और वर्ष 2006 में केंद्र सरकार ने इसे निरस्त करके बाल विवाह प्रसिद्ध अधिनियम था इसको पारित कर दिया था। ठीक, नाम चेंज करके नए नाम से पारित किया गया था। पहले किस नाम से था? यही हरबिलास शारदा नाम के नाम, यानी शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2006 में केंद्र सरकार ने इस नाम को निरस्त कर दिया और नया नाम क्या रखा? बाल विवाह अधिनियम। 1 मिनट रुकिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सर्व शिक्षा अभियान संबंधी है। तो जो सर्व शिक्षा अभियान है ये किससे संबंधी है? प्रौढ़ शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से, बालिकाओं की शिक्षा से, या माध्यमिक शिक्षा से? तो देखो, जो सर्व शिक्षा है यानी बालक और बालिका दोनों के लिए, यानी कि प्राथमिक शिक्षा से। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान है, इसका प्रारूप अक्टूबर 1998 में शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में रखा गया था, जो 2001 से शुरू हुआ था। जो सर्व शिक्षा अभियान है, पूछता कब से स्टार्ट हुआ था ये? तो कब से? 2001 से ये स्टार्ट हुआ था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। मिड डे मील कब आया? 1995 में। सर्व शिक्षा अभियान कब आया? 2001 में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि किस क्षेत्र में सुधार के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू किया गया था? तो किस क्षेत्र में? क्या प्राथमिक शिक्षा में, माध्यमिक शिक्षा में, उच्च शिक्षा में, या शिक्षक शिक्षा में? तो प्राथमिक शिक्षा में जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लाया गया था। इस योजना की शुरुआत कब होती है? तो ब्लैक बोर्ड जो था इसकी शुरुआत 1987-88 में हुई थी। कब हुई थी? 1987-88 में हुई थी, जिसका उद्देश्य क्या था? प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षाएं थी उसमें सुधारना था। इस योजना को वर्ष 1993-94 में उस शिक्षा तक बढ़ा दिया गया, यानी जो प्राइमरी लेवल पर आया
ये 1987 में आया। कब? 1987 88 में आया, ये प्राइमरी लेवल में। लेकिन कुछ साल बाद, 3-4 साल बाद फिर से 1993-94 में इसको उच्च शिक्षा में भी लागू कर दिया गया। सर्वप्रथम कहाँ पे लागू हुआ? प्राइमरी में। दूसरी बार आपका उच्च प्राइमरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहे शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी एक्ट यानी कि किस वर्ष प्रभावी हुआ? तो किस वर्ष प्रभावी हुआ था? 2009 में, 10 में, 11 में, 12 में। प्रभावी का मतलब क्या होता है? लागू होना। तो लागू कब हुआ? ये हुआ था 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ था। बना कब था? 2009 में। ठीक, तो ये जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई एक्ट 2009, ये 2009 में कहाँ पे? संसद में पारित हुआ था। संसद में पारित हो गया, 1 अप्रैल 2010 को प्रभावी रूप से लागू हुआ। और कहाँ पर लागू नहीं हुआ था? तो आपका जम्मू कश्मीर को छोड़कर भारत के समस्त राज्यों में इसको लागू कर दिया गया था। इसमें से जो भाई भारत के बच्चे थे, 6 से 14 वर्ष के बच्चे थे, उन सभी का मौलिक अधिकार दिया गया कि मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करें। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और थ्योरी में हमने आपको पढ़ा रखा है कि ये आरटीई जो संसद में पारित हुआ कब हुआ, इसमें संसद का बहुमत कब मिला। आपका जो राष्ट्रपति हैं, उस समय राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। उन्होंने साइन कब किया उस पर, और राजपत्र में कब प्रकाशित किया गया, और भारत में लागू कब किया गया? तो लागू की बात आती है तो 1 अप्रैल 2010 में ये लागू हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का है, बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई एक्ट कब पारित हुआ? तो पारित हुआ, फिर से वही क्वेश्चन, पारित कब हुआ? तो पारित की अगर बात करें, पारित का मतलब पारित, संसद में पारित होना, तो 2009 में हुआ था। लागू कब हुआ? तो 2010 में लागू हुआ था। बना कब था? तो 2009 में कंप्लीट हो गया था, 2010 में लागू कर दिया गया था। कहाँ पर नहीं लागू हुआ? जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आरटी एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षा के हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे कितने थे? तो देखिए, प्रति सप्ताह जो कार्य घंटे हैं, ये 45 घंटे की योजना बनाकर कार्य को करना होता है। यानी कि आपका ऑप्शन सी आपका कम होगा, कंफर्म। ठीक, लेकिन जो ये प्राइमरी की बात है, ये प्राइमरी की बात है, ये जूनियर की बात हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा आरटी एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना है? तो ये 45 घंटे, 45 घंटे ये हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने करा कि एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कब प्रस्तुत की गई? तो ये कब? एनसीएफ यानी कि आरटी जो है आर यानी कि बात कर रहा है कि इसकी एनसीएफ की, एनसीएफ यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, ये कब आई? तो ये 2005 में आया था। कब आया था? 2005 में। ठीक, इसने क्या कहा था? इसने कहा था कि कार्य को करके सीखना, जो बच्चा होगा वो सुन करके नहीं, बैठ कर सुनेगा नहीं, उसको सीखने पर करके सीखने पर बल दिया जाएगा। एनसीएफ 2005 क्या कहता है? करके सीखने पर बल दिया जाएगा। और इसी के आधार पर आपको पूरा सीटेट के लगभग 50% क्वेश्चन इसी पर आते हैं आधारित। जो एनसीएफ 2005 है, इस पर 50% क्वेश्चन आपके बनते हैं सीधा सीधा, मतलब एज अ टीएस इसी के आधार पर क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो उसको हम बताएंगे कैसे, कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीईआरटी द्वारा कब प्रस्तुत किया गया? तो ये 2005 में लागू हुआ था या पारित किया गया था, प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष ने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी कि एनसीएफ घोषित किया गया था? 2005 में। कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है? तो करके सीखने पर बल देता है, यानी कि ऑप्शन ए अभी हमने बताया था। रटने पर नहीं होगा, समस्या हल पर नहीं होगा, या इन सभी पर नहीं होगा, इस पर होगा, करके सीखने पर। इस पर न जाइए कि ये सभी हो जाएगा, इस पर नहीं होगा, आपको करके सीखने पर एनसीएफ 2005 बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एनसीएफ 2005 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कथन सही है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? चारों विकल्पों को अच्छे से पढ़ना होगा। तो पहला विकल्प देखिएगा, कह रहा है यह भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में एक संवैधानिक संशोधन है। ऑप्शन बी कहता है एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज जो भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में संतुष्टियाँ प्रस्तुत करता है। या फिर ऑप्शन सी, यह भारत में गुणात्मक शिक्षा के संबंध में यूनेस्को और भारत द्वारा
हस्तांतरित दस्तावेज है, या फिर आपका कहता है ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यह NCERT द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज जो भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में संस्तुतियाँ प्रस्तुत करता है, अर्थात ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा यानी NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका कैसी होती है। तो यहाँ पर पूछा शिक्षक की भूमिका कैसी होती है, 23 नंबर क्वेश्चन है ये, सॉरी ये ऊपर छोड़ गया था, ये है कैसी होती है। तो यहाँ पर इसका सुविधादाता कहा जाता है। जो आपका शिक्षक होगा ये सुविधादाता के तौर पर कार्य करेगा, ना तो सत्तावादी होगा, ना तो बी होगा, ना ही बी होगा, ना ही सी होगा। आपका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से कौन सा पाठ्यचर्या NCF 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है। तो ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना होगा, ये करेक्ट है। मतलब इसे नेगेटिव पूछा, नेगेटिव के आधार पर नहीं, पॉजिटिव के आधार पर हम बता रहे हैं। NCF 2005 जो है ये जो बच्चा होगा उसको जो ज्ञान देना होगा उसको बाहरी ज्ञान से या बाहरी जो जानकारियाँ होंगे उससे जोड़ करके शिक्षा को देना होता है, और बच्चे को रटन प्रणाली से मुक्त कराना होता है। यानी बच्चा जो होगा रट कर नहीं सीखेगा, करके सीखेगा। यहाँ पर देखिए बल दिया गया था ना किस पर, करके सीखने पर NCF 2005 बल देता है, ठीक। और अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना। बच्चों को चहुमुखी विकास का अवसर प्रदान करना, उपलब्ध कराना है। तो पॉजिटिव वाले 3 थे, एक या निगेटिव वाला था, इसलिए आपका जो निगेटिव पूछा गया था यहाँ नहीं, तो निगेटिव मैच करा दीजिएगा, नहीं यानी कि अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना है। यहाँ पर अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना नहीं होता है, मातृभाषा में शिक्षा देना होता है प्राइमरी लेवल पर। तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा निगेटिव के आधार पर। ये देखिए यहाँ पर पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, रटन प्रणाली से मुक्त करना है, बाहरी जीवन से जोड़कर देना है शिक्षा, मातृभाषा में देना है, बच्चे का चहुमुखी विकास करना है, ठीक। तो ये चीज़ें यहाँ पर दी हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज में भाषा के लिए चिन्हित किया गया। तो कितनी भाषाओं के लिए? तो बहुभाषाओं के लिए। मतलब बच्चा कोई भी भाषा जानता हो उसको पढ़ाना होगा, एक भाषा, 2 भाषा, 3 भाषा नहीं। NCF 2005 में सीधा त्रिभाषा के साथ साथ बहुभाषिकता का भी जो है बहुभाषिकता के बारे में बताया गया है। तो अगर बच्चा यानी कि कोई भी भाषा सीखता हो, देखो 3 भाषा देखकर कन्फ्यूजन मत करना कि त्रिभाषा है, त्रिभाषा के साथ साथ बहुभाषा के बारे में भी बताया गया है NCF 2005 में। NCF 2005 में जो है बहुभाषा के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2005 यानी NCF 2005 ने अपनी समझ को प्राप्त किया है क्या व्यवहारवाद से, रचनावाद से, या संज्ञानात्मक सिद्धांत से, या फिर मानवतावाद सिद्धांत से। तो बच्चा जो है वो रचनावाद, अपनी समझ जो है रचनावाद से प्रस्तुत करता है, यानी कि करेगा तो बच्चा सीखेगा। जो दिमाग में बच्चा सोचता है कि हम ये कर सकते हैं, मतलब सीखने के लिए, तो बच्चा करके सीखेगा किस आधार पर? रचनावाद के आधार पे। तो ये थे टोटल आज के 26 प्रश्न। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करिएगा, और नेक्स्ट चैप्टर में नए क्वेश्चनों के साथ हम आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।